स्वागत है। और हमेशा की तरह आज हम लोग भौतिकी का जो चैप्टर आपको है, भौतिकी का एक चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। यानी ऊर्जा के स्रोत चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे। उसके पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक दिया हुआ है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। यानी निम्न में से कौन जो है बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ए में लकड़ी, बी में गोबर गैस, सी में नाभिकीय ऊर्जा, डी में कोयला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 2 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व गैस है। यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है। ए में O2, बी में NH3, सी में CO2 और डी में N2। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, CO2। ठीक है। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर दिया हुआ है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य और तारा जो है इतना सारा ऊर्जा देता है, इसका स्रोत क्या है। ए में नाभिकीय संलयन, बी में नाभिकीय विखंडन, सी में दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। 3 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, नाभिकीय संलयन के कारण। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। यानी नाभिकीय विखंडन को कौन नियंत्रित करता है। ए में जो दिया हुआ है आपको लोहे का छड़, बी में स्टील का छड़, सी में कैडमियम का छड़ और डी में एल्युमिनियम का छड़। तो यहाँ पे 4 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, कैडमियम का छड़। ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, किस नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। यानी किस नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा मुक्त होता है। तो एक में 1 MeV में, बी में है 10 eV में, सी में 200 MeV में और डी में 10 kAV में। ठीक है ना। ये ऊर्जा मापने का यूनिट है दोस्तों। ठीक है ना। तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही है, 200 MeV में। ठीक है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। यानी ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। ए में कोयला, बी में बिजली, सी में सूर्य और डी में परमाणु बम। तो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, सूर्य होगा। इस दुनिया में सबसे अधिक ऊर्जा का स्रोत जो है सूर्य ही है। ठीक है ना। इस 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, बक्सानुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है। यानी एक आता है कुकर जो सूरज के प्रकाश में रखकर खाना बनाया जाता है, जो बक्सनुमा होता है। तो 3 से 4 घंटा में कितना तापमान हो जाता है। ए में 0 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस, बी में है 100 डिग्री से लेकर 140 डिग्री सेल्सियस, सी में है 140 डिग्री सेल्सियस से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस और डी में है 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1000 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे 7 का जो करेक्ट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 140 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो जाता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, पवनों का देश कहा जाता है। यानी पवनों का देश किसे कहा जाता है। पवन माने हवा होता है दोस्तों। ए में भारत, बी में फिनलैंड, सी में डेनमार्क और डी में अमेरिका। तो पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए।
पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल जो है, पवन चक्की होता है दोस्तों, उसकी चाल कितनी होनी चाहिए? तो ए में 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी में 150 किलोमीटर प्रति घंटा, सी में 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा और डी में 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम से कम चाल होनी चाहिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ए में कोयला, बी में लकड़ी, सी में गोबर गैस और डी में जो दिया है इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो है 10 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। यानी प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? ए में घास, बी में लकड़ी, सी में पवन और डी में बहता जल। तो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा सो होगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी था। ठीक है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की देखा जाए तो 12 नंबर क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। यानी आप कार्य करते हैं, आपके कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ए में बल, बी में शक्ति, सी में ऊर्जा और डी में ईंधन। ठीक है ना। तो यहाँ पे 12 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कि आप कितना देर तक काम करते हैं, आप जितना देर तक काम करेंगे आप अपनी ऊर्जा के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है ना। चलिए हम बात करें 13 नंबर क्वेश्चन, गोबर गैस एक प्रकार की है। अब गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? ए में प्राकृतिक गैस, बी में बायोगैस, सी में लकड़ी, डी में चूल्हा। तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, ये बायोगैस है। ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? ए में नाभिकीय ऊर्जा, बी में सौर ऊर्जा, सी में कोयले से प्राप्त ऊर्जा और डी में है प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, सौर ऊर्जा। ठीक है ना। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत जो है सौर ऊर्जा है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। ए में 50%, बी में 60%, सी में 70% और डी में 75%। 15 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 75%। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, सो दिया हुआ है आपको, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय अनवीकरणीय तो आप समझते हैं दोस्तों। तो ए में जीवाश्मी ईंधन, बी में सौर ऊर्जा, सी में पवन ऊर्जा और डी में विद्युत ऊर्जा। ठीक है ना। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो यहाँ पे 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जीवाश्म ईंधन। ठीक है ना। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब कौन से युक्ति हैं जो सौर ऊर्जा को यानी सूर्य के ऊर्जा को विद्युत में क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। ए में यहाँ पे दिया है सौर ऊष्मक, बी में सौर कुकर, सी में सौर सेल और डी में विद्युत मोटर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा 17 का जो होगा सो होगा ऑप्शन नंबर सी, सौर सेल है, जिसको सोलर बोलते हैं। सोलर सूर्य के प्रकाश को लेकर के विद्युत में क्या कर देता है? बदल देता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तम ईंधन है। ए में कोयला, बी में लकड़ी, सी में पेट्रोलियम और डी में जैव गैस। तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, जैव गैस। ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन है, ननौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ए में राजस्थान, बी में महाराष्ट्र, सी में उत्तर प्रदेश और डी में गुजरात। तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में एक संयंत्र स्थित है। 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं। ए में नवीकरणीय स्रोत, बी में अनवीकरणीय स्रोत, सी में वैकल्पिक स्रोत और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सो आपको होगा
20 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है? ये क्वेश्चन कंपटीशन लेवल के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन आपको सोशल साइंस में ही पढ़ना है। ए में गंगा नदी, बी में सतलज नदी, सी में नर्मदा नदी, डी में ताप्ती नदी। तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 22, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? ए में गंगा नदी, बी में सतलज नदी, सी में यमुना नदी और डी में नर्मदा नदी। तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो होगा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध जो है ये आपको नर्मदा नदी पर बना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश में कौन सा स्थान है? यानी भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने में कौन सा स्थान है? ए में दूसरा, बी में तीसरा, सी में तीसरा और डी में है आपको पांचवा। तो बताइए कि कौन सा स्थान यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों तो आपको होगा 23 का जो करेक्ट आंसर होगा सो आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, पांचवा, ठीक है ना। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सौर सेल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए में लोहा, बी में चांदी, सी में तांबा, डी में सिलिकॉन। तो यहाँ पे 24 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है पवन ऊर्जा, बी में है विद्युत ऊर्जा, सी में है स्थितिज ऊर्जा और डी में है दृष्ट धारा। तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो आपको होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपको, OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। ए में 10 डिग्री सेल्सियस का, बी में 15 डिग्री सेल्सियस का, सी में यहाँ पे है 20 डिग्री सेल्सियस का और डी में है 25 डिग्री सेल्सियस का। तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 20 डिग्री सेल्सियस का। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? ए में नाभिकीय विखंडन, बी में नाभिकीय संलयन, सी में दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। 28 नंबर क्वेश्चन है, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ए में महाराष्ट्र, बी में राजस्थान, सी में तमिलनाडु और डी में है गुजरात। तो 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराणा प्रताप, ठीक है। ए में गुजरात, बी में तमिलनाडु, सी में महाराष्ट्र और डी में राजस्थान। तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान, ठीक है ना। चलिए हम 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 है, कलपकम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ए में उत्तर प्रदेश, बी में तमिलनाडु, सी में कर्नाटक और डी में गुजरात। तो 30 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है, काकारापार यानी काकारापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ए में तमिलनाडु, बी में उत्तर प्रदेश, सी में गुजरात और डी में कर्नाटक। तो 31 का जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, गुजरात, ठीक है ना। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन जो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ए में गुजरात, बी में कर्नाटक,
सी में राजस्थान और डी में महाराष्ट्र। तो 32 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ठीक है ना। तो आज हम लोग सोशल साइंस का यानी भूगोल का जो है 32 क्वेश्चन कंप्लीट किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जो भी लोग मेरे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियोज़ को काफ़ी से काफ़ी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, हमको एक पता चलता है कि हमने आपके ऊपर मेहनत किया तो हमारी वीडियोज़ कहाँ तक शेयर हुआ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।